साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक मौर्य वंश के सम्राट अशोक के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा निवेदन है कि आप इसे पूरा देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और इसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन जो ये इतिहासकार हैं ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस एक नाटक है, मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल शब्द का जिसका आशय है निम्न कुल में उत्पन्न का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य के ये तीन नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, यानी चंद्रगुप्त की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चंद्रगुप्त ने लिखी है, जिसका संबंध राजनीति से है। यानी ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये राजनीति पर लिखी गई है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों यहीं से प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त कौन से धर्म को मानने वाला था या कौन सा धर्म मानते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त, यानी जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। यहीं से इस प्रश्न के बारे में भी पूछा गया है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रवण बेलगोला। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, जिसमें से काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दान में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, यानी इंडिका जो पुस्तक है वो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। ये बहुत फेमस पुस्तक है, आप भी इसके बारे में जानते होंगे जरूर। और मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया।
टार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। और नेक्स्ट इसका मौर्य वंश का दूसरा राजा बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसर कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था। इनका नेक्स्ट मौर्य वंश का तीसरा जो राजा थे वो है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से बताया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोकवर्धन। अशोकवर्धन नाम से पुराणों में अशोक का वर्णन है। अशोक ने अपने अभिलेख है यहाँ पे। अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष अभिषेक है, अच्छा राज्याभिषेक। ये अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी, ये भी एक इतिहासकार हैं। प्लिनी का कथन है कि प्लिनी जो है ये एक इतिहासकार हैं। इनका कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था, जो अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्च, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी गया है कि जो है ये 7वें लेख कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था और पुत्र का नाम महेंद्र था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख
अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथैलर ने की थी और इसकी संख्या 14 है। अभिषेक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप को हुई। यानी अशोक के जो शिलालेख हैं वो सबसे पहले 1837 ईस्वी पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया भी है कि अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े थे। तो इसका जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले शिलालेख पढ़े थे। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख कलिंग के युद्ध के वर्णन के विषय में है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख की अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ शिलालेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। और रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। यानी लोरिया चंपारण में जो लोरिया अभिलेख है इसमें जो है मोर का चित्र बना है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई में है। रुम्मीदेई है, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कौशाम्बी अभिलेख का नाम, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा रानी का अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक शार ए कुनाह कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी
कहा जाता था और महामात्रों की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। तो दोस्तों ये था मौर्य वंश सम्राट अशोक का इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। सारनाथ अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। प्रश्न नंबर 2, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 12वां, इसके ऑप्शन है 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 13वां। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। प्रश्न नंबर 3, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? इसके ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तोशाली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली थी। प्रश्न नंबर 4, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? ऑप्शन है इसके हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक। प्रश्न नंबर 5, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? इसके ऑप्शन है प्रथम, चतुर्थ, 10वां, 13वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 13वां। 13वां शिलालेख कलिंग विजय का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 6, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? इसके ऑप्शन है सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कामरूप। कामरूप जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से, मौर्य काल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मौर्य काल से। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? नंबर 1 विक्रमादित्य, नंबर 2 बिंबिसार, नंबर 3 बिंदुसार, नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 विक्रमादित्य। बराहमिहिर विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? नंबर 1 व्हीलर, नंबर 2 रॉबर्ट सेबेल, नंबर 3 जेम्स प्रिंसेप, नंबर 4 कोड्रिगटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 12, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? नंबर 1 बिंबिसार, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 हर्षवर्धन, नंबर 4 पुष्यमित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 13, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रसार किया। प्रश्न नंबर 14, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं चित्रों के लिए, शिलाओं से कटे मंदिरों के लिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, अशोक के शिलालेखों का निर्माण करवाया जिसमें 44 राजज्ञाओं का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख किस भाषा में है? नंबर 1 प्राकृत ब्रह्मी, नंबर 2 संस्कृत ब्रह्मी, नंबर 3 पाली ब्रह्मी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत ब्रह्मी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में से किस शिलालेख पर अशोक ने सर्वप्रथम धर्म महामात्रों का उल्लेख किया? ऑप्शन है इसके द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, पंचम शिलालेख। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चतुर्थ शिलालेख। चतुर्थ शिलालेख में धर्म महामात्रों का उल्लेख किया गया था, जैसा कि हमने ऊपर थ्योरी में बताया था। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टापरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। प्रश्न नंबर 18, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि अशोक के समसामयिक थे। प्रश्न नंबर 19, अशोक के अभिलेखों में से कौन से पदों का उल्लेख नहीं मिलता है? जिसके ऑप्शन है पुरोहित, अमात्य, धम्म महामात्य और राजूक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पुरोहित। अशोक के अभिलेखों में से कौन से पदों का उल्लेख नहीं मिलता है? पुरोहित का। प्रश्न नंबर 20, अशोक के कौन से शिलालेख पर अंकित है पशु बलि की निंदा? सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसके ऑप्शन है पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख। और इसका सही जवाब हो जाएगा पहला शिलालेख। दोस्तों, ये थे हमारे 20 प्रश्न। और यदि आपको लगे कि हमने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।